construction of stupas and viharas as part of monastic establishment became part of the Buddha traditions. देखिए स्तूप है यहाँ और विहार है। तो स्तूप का मतलब होता है मेमोरियल प्लेस। बौद्ध शुरुआत में भगवान बुद्ध के 80 अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण हुआ। बाद में कोई भी महत्वपूर्ण बौद्ध भिक्षु का देहांत होता था, उनके 80 अवशेषों पर स्तूप का निर्माण होता था। तो एक से आजकल कैसे विभिन्न नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के समाधि स्थल बने हैं, तो स्तूप भी एक तरह से बौद्धों के प्रमुख समाधि स्थल हुए। विहार का मतलब होता है बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान, है ना। शुरुआत में जब बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई तो बौद्ध भिक्षु प्रायः आम्र उद्यानों में रहते थे। बाद में जब दानवान मिला तो बहुत सारे लोगों ने बौद्ध विहारों का निर्माण किया। बहुत सारे विहार तो पहाड़ों को काट कर भी बनाए गए हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट विहार भी बने। तो जो पहाड़ों को काट कर बनाए गए वही विहार सब सरवाइव किए हैं, इंडिपेंडेंट विहारों का नाश हो गया है। तो शुरुआत में इन्हीं चीजों का निर्माण बौद्ध धर्म में हुआ। इसके अलावा स्टोन पिलर्स, रॉक कट केव्स एंड मॉन्यूमेंटल फिगर्स, स्कल्पचर्स वेयर कार्व्ड आउट एट सेवरल प्लेसेस। स्टोन जो स्तंभ लेख है, रॉक कट केव्स हुए, और बड़े बड़े जो मूर्तियां हैं, मॉन्यूमेंटल sculptures were carved out at several places. The tradition of constructing pillars is very old, and it may be observed that erection of pillars was prevalent in the Achaemenian Empire as well. But the Mauryan pillars are different from the Achaemenian pillars. The Mauryan pillars are rock cut pillars. Mauryan क्या है? Rock cut pillars हैं, displaying the carver's skills. Whereas the Achaemenian pillars are constructed in pieces by a mason. देखिए जो मौर्यकालीन स्तंभ हैं वो सभी के सभी मोनोलिथिक स्तंभ है ना। एक ही पत्थर के बनाए हुए हैं और उस पत्थर पर कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना उभर कर सामने आता है। लेकिन एकिमेनियन जो पिलर्स हैं वो पत्थरों को जोड़ जोड़ कर बनाया हुआ है ना। वह अकेले नहीं बना है बल्कि जोड़ जोड़ कर बना हुआ है। तो स्वाभाविक है कि एकिमेनियन स्तंभ जो है वो राजमिस्त्री के द्वारा बने हैं, है ना। राजमिस्त्री ही जोड़ जोड़ कर बनाएगा। जबकि मौर्यकालीन जो कला है वो कलाकार का जो बेसिकली जो इस तरह के काम करने वाले लोग हैं उनका कौशल, उनका एक्सपर्टाइज दिखलाता है कि वो इस तरह की कला में कितने एक्सपर्ट थे। अब जो स्टोन पिलर्स वर इरेक्टेड बाय अशोका, सभी स्तंभ जो है अशोक के द्वारा ही जारी किए गए हैं। which have been found in the North Indian part of Mauryan Empire with inscriptions engraved on them. सभी स्तंभों पर अभिलेख उत्कीर्णित है ना। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए ही रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स दोनों ही जारी किए। इन पिलर एडिक्ट्स हो या रॉक एडिक्ट्स हो, कुछ कुछ राजाज्ञाएं भी हैं, ऑफिशियल ऑर्डर्स भी हैं, लेकिन मूलतः इन सभी का जो इंग्रेवमेंट है इसका मूल उद्देश्य था अशोक के धर्म नीति का राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार। तो इसीलिए बना। which have been found in north Indian part of the Mauryan Empire with inscription. The top portion of the pillar was carved with capital figures like bull, lion, the elephant. जो शीर्ष स्तंभ है, सबसे ऊपर जो है शीर्ष पर, है ना, ये शीर्ष कैपिटल हुआ, कैपिटल फिगर यहाँ पर, ये शीर्ष स्तंभ है। यहाँ पर जो जानवर भी, यहाँ पर मान लीजिए शेर है तो सार, शेर
और हाथी, ये तीनों टर्म याद रखना है। जब भी मौर्यन पिलर को लिखना है तो पिलर के ऊपर कहीं सांड है, कहीं शेर है, तो कहीं हाथी है, उनको उत्कीर्ण किया गया है। सभी जो शीर्ष आकृति है वो हष्ट पुष्ट है, हेल्दी है, कमजोर टाइप के लोग नहीं है ना। जो होता है ना कि हाँ थोड़ा लगे कि कमजोर टाइप का है, उस टाइप का नहीं है इनके। जो भी शेर है, जो भी जानवर है, जो भी चीज का चित्रांकन किया गया है वो थोड़ा फिजिकली मजबूत दिखता है और भौतिक रूप से लगता है कि हाँ तगड़ा है ना, दुबला पतला ज्यादा नहीं है। कार स्टैंडिंग ऑन ए स्क्वायर और ए सर्कुलर एबेकस। एबेकसेस आर डेकोरेटेड विथ स्टाइल्ड लोटसेस, है ना। इन सभी शीर्ष आकृतियों को गोलाकार, वर्गाकार या गोल वेदी पर, वर्गाकार वर्ग के आधार का या गोल वेदी पर उकेरा गया है ना। स्क्वायर और सर्कुलर एबेकस, है ना। उसको वेदी एबेकस को कहा गया, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में समझे रहिए। गोलाकार वेदियों को सुंदर कमल फूलों से सजाया गया है। तो जो गोलाकार ये वेदी है तो उसको सुंदर कमल के फूल से, ये उल्टा कमल है ना। ये उल्टा, जैसे इसको साफ्ट बोलते हैं डंडा, इसको एबगस बोलते हैं, है ना। तो ये उल्टा कमल एक तरह से है, कोई लोग उल्टा कटोरी भी कहता है। तो कमल के फूलों से सजाया गया है। शीर्ष आकृति वाले प्रस्तर स्तंभों में से कुछ स्तंभ आज भी सुरक्षित है ना। ये सब कहीं मान लीजिए कहीं गिर भी गया तो कोई आज भी सुरक्षित है, कहीं इतने सुरक्षित है। पटना में था, उसका केवल जड़ देखने को मिल रहा है। बिहार में लौरिया आर्यराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुर बाग, यहाँ पर अभी भी अशोक के स्तंभ सुरक्षित है ना। फिर उत्तर प्रदेश में संकिसा है, सारनाथ है, वहां पर भी इसके स्तंभ लेख के पार्ट्स मिले हैं, ठीक है ना। तो उन सब चीजों को याद रखना है। जितने भी इस तरह के प्रभाव हैं, जिन जिन चीजों पर, ये सब नाम याद रखिएगा। जब भी आंसर लिखा जाएगा ये सब नाम लिखना पड़ेगा। जो बुल्स है, सब कुछ है, उस सबको, और टेक्निकल वर्ड जो है कैपिटल, है ना, एबेकस, ये सब टर्म याद रखिएगा। द मौर्यन पिलर कैपिटल फाउंड एट सारनाथ पॉपुलरली नोन एज द लाइन कैपिटल। तो ये सब पीटी में भी आता है, मेंस में भी आता। मेंस के लिए टर्म याद रखना है और पीटी में तो आता ही आता है। तो लाइन कैपिटल फाइनेस्ट सारनाथ से मिला है, जिसको लाइन कैपिटल बोलते हैं। Popularly known as the Lion Capital is the finest example of Mauryan sculptural tradition. It is also our national emblem. तो जो सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष है, जिसे सिंह शीर्ष के नाम से जाना जाता है, जो प्रसिद्ध है, मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है और यह आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। तो ये पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हुआ और मेंस में तो लिखाएगा ही। इट इज कार्व्ड विथ कंसिडरेबल केयर, वॉल्यूमनस रोअरिंग लाइन, फिगर्स फर्मली स्टैंडिंग ऑन अ सर्कुलर एबेकस। ये सब टर्म जब अंग्रेजी में लिखिएगा या हिंदी में लिखिएगा, ये सब टर्म ही आपको बढ़िया से नंबर दिलवाएगा, क्योंकि आर्ट में, आर्किटेक्चर में टर्मिनोलॉजी का वैल्यू होता है। केवल हम सिंपल भाषा लिखेंगे तो भी कुछ नंबर मिलेगा, लेकिन जब हम टेक्निकल वर्ड्स का यूज करेंगे तो एग्जामिनर को लगता है कि इस बच्चे को किसी भी विषय की गहरी जानकारी है। तो आर्ट में जब तक हम टेक्निकल वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, हमारे क्वेश्चन की आंसर की गुणवत्ता ऊपर नहीं जाएगी।
कोई जरूरत नहीं कि एक ही बार में बार बार इसको आप अभ्यास कीजिए, बार बार समझने का प्रयास कीजिए और पूरे फिगर को ब्रेक करके देखने का प्रयास कीजिए कि किसको एबेकस बोलते हैं, किसको शाफ्ट बोलते हैं, किसको कैपिटल बोलते हैं, है ना। तो वो चीज धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो यह बड़ी सावधानी से उकेरा गया है। देखिए, तो जिस तरह से ऊपर आपने देखा है कि चित्रों को उकेरा गया है, ये इसकी सुंदरता अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये तो मान लीजिए इस तरह से फिगर है, लेकिन एक एक चीज को जिस कलाकार ने भी बनाया होगा, अब शेर के फिगर को बहुत अच्छे से समझा हो, अब पिंजरे में बंद किया हो या जैसे किया हो, क्योंकि किसी भी कला के उत्कृष्ट स्तर पर जाने का मतलब होता है कि आप जिस चीज का चित्र वगैरह बना रहे हैं उसके संपूर्ण बॉडी का आपके पास नॉलेज हो, उतार चढ़ाव, भाव कैसे बनेगा, आंख कैसे बनेगा, नाक कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कला। तो कहा गया है कि इसमें इसकी वेदी पर दहाड़ते हुए 4 शेरों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित है। तो उसमें पीठ सबका सटा हुआ है, पीछे से 4 शेर है, एक बार में चारों शेर नहीं दिखाई दे सकता है, क्योंकि जब आगे पीछे रहेगा तो चारों शेर को देखना मुश्किल है। और उस वेदी के निचले भाग में घोड़ा है, सार है, हिरण है और सभी को गतिमान मुद्रा में उकेरा गया है, जिसमें मूर्तिकार के उत्कृष्ट कौशल की साफ साफ झलक दिखाई देती है। यह स्तंभ शीर्ष जो है धम्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग ऑफ द व्हील, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन, फर्स्ट सर्मन, द फर्स्ट प्रीचिंग ही हैड गिवन इन सारनाथ। तो सारनाथ में उनके प्रवचन को ही धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग ऑफ द व्हील का संज्ञा दिया जाता है। और उसी के याद में अशोक ने वहां पर ये स्तंभ को बनवाया और उसमें इन चीजों को शामिल किया है। तो इसीलिए रोरिंग लायंस फिगर फर्मली स्टैंडिंग ऑन ए सर्कुलर एबेकस, है ना, which is carved in vigorous movement। देखिए, फिर बात क्या है कि अशोक के जो अभिलेख हैं, स्तंभ हैं, उसमें जो पशुओं का चित्र बना वो स्टैंडिंग या डल टाइप का नहीं है। इट रिफ्लेक्ट्स मूवमेंट, गतिमान है, यानी जिंदगी का गतिमान होना ही आदमी के जीने का मूल बात होता है। आप रुके हुए नहीं, ठहरे हुए नहीं। तो जब आप चित्र भी बनाते हैं या मूर्ति भी बनाते हैं तो उससे जीवन नजर आना चाहिए और जीवन में मूवमेंट नजर आना चाहिए, वही जीवन के लिए सकारात्मक पहलू होता है ना। एक्सिक्यूटेड विथ प्रेसिजन, showing considerable mastery in the sculptural techniques, this pillar capital symbolizing Dhamma Chakra Parivartana, the first sermon by Buddha, has become a standard symbol of this great historical event in the life of Buddha। तो भगवान बुद्ध के जीवन की इस घटना को अशोक ने भी मेमोरेबल बना दिया by erecting the pillar in Sarnath with those symbols which are associated with the life of भगवान बुद्धा। तो इसलिए इस स्तंभ का इतिहास में महत्व है, ठीक है। फिर यहां देखिए यक्ष का मूर्ति है ना। आगे हम लोग यक्षिणी की मूर्ति को भी देखेंगे। तो यहाँ यक्ष की मूर्ति, मोन्यूमेंटल इमेजेज ऑफ यक्ष। तो यक्ष इंपॉर्टेंट है, यक्षिणीज एंड एनिमल्स। तो यक्ष, यक्षिणी और एनिमल्स, पिलर कॉलम्स विथ कैपिटल फिगर्स, rock cut caves belonging to the 3rd century BC have been found in different parts of India. It shows the popularity of Yaksh worship and how it became part of figure representation in the Buddhist and Jain
रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स। तो ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यक्ष और यक्षिणियों और पशुओं की विशाल मूर्तियां बनाई गई। शीर्ष आकृतियों वाले प्रस्तर स्तंभ बनाए और स्थापित किए गए और चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई। इनमें से अनेक स्मारक आज भी मौजूद हैं, जिनसे यक्ष पूजा की लोकप्रियता का पता चलता है। और यह भी जाना जाता है कि यक्ष पूजा आगे चलकर किस तरह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के स्मारकों में आकृति प्रस्तुतिकरण का अंग बना। यक्ष के पूजा परंपरा का प्रमाण कालिदास के किताब मेघदूतम में भी है, क्लाउड मैसेंजर में है, जहां यक्ष अपनी यक्षिणी से वह किताब का थीम ही है यक्ष की विरह कथा। ये सेपरेशन का जो पेन है, ही हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम यक्षिणी, तो वह क्लाउड को कहता है कि हे मेघ, तुम मेरी इन बातों को जाकर यक्षिणी को बताना। तो एज इफ क्लाउड इज द मैसेंजर, है ना, कन्वेइंग द मैसेज ऑफ यक्ष टू द यक्षिणी। तो यक्ष पूजा की परंपरा हमारे भारत में रही, इस चीज का प्रमाण ये मौर्य काल है और कालिदास ने गुप्त काल में वो किताब लिखा है। तो इसका मतलब हुआ कि यक्ष और यक्षिणियों की पूजा की परंपराएं भारत में रही है। उनके अस्तित्व को भारत के मिथोलॉजी हो या रिलीजियस ट्रेडिशन हो या आम आदमी के जीवन में हो, वो पॉपुलर है। सर, ये यक्ष और यक्षिणी गॉड थे या नॉर्मल? नहीं, सेमी गॉड नहीं, मनुष्य और गॉड के बीच में है ना। और उसके में भी बहुत सारी कथा कहानियां हैं कि क्यों कोई आदमी यक्ष या यक्षिणी बनता है, ठीक है ना। तो मतलब यह है कला के क्षेत्र में कि यक्ष और यक्षिणी मौर्य कला के एक प्रमुख हिस्सा है ना। और लोक कला में यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियों पर भी कभी कभी टिप्पणी आ सकता है, इसलिए उसको भी बढ़िया से समझ के रखना। और पटना के जो म्यूजियम है उसमें दीदारगंज की यक्षिणी की मूर्ति जो आगे है इस किताब में भी, वह सुरक्षित है। और जब भारत महोत्सव कभी हुआ करता था विदेशों में, तो बिहार से यक्षिणी की मूर्ति उसको ले जाया जाता था और उसी क्रम में बेचारी का हाथ टूट गया, है ना, उसका हाथ खंडित है। और बिहार के जितने भी इस तरह के हिस्टोरिकल बुक्स निकाले जाते हैं बिहार वेस्ट, उसमें यक्षिणी की मूर्ति प्रायः दिखाई जाती है, क्योंकि यक्षिणी की मूर्ति बिहार की कला का एक उत्कृष्ट नमूना है ना। लार्ज स्टैच्यूज ऑफ यक्ष एंड यक्षिणी आर फाउंड एट मेनी प्लेसेस लाइक पटना, विदिशा एंड मथुरा। ये सब याद रखने कहां से मिला है, ये सब आंसर में मेंशन करना होगा। These monumental images are mostly in the standing position, यानी सभी जो इमेज है वो खड़े में, बैठे हुआ नहीं, सभी स्टैंडिंग है, खड़ा है। One of the distinguishing elements in all these images is their polished surface. तो पहला नंबर कि बहुत बड़ी संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों से मिली है। तो एक पॉइंट क्या हो गया कि केवल पटना बिहार से नहीं, पटना से भी मिली है, विदिशा से यानी मध्य प्रदेश से मिली है, मथुरा यानी उत्तर प्रदेश से मिली है। और बड़ी बड़ी और सभी मूर्तियां जो हैं स्टैंडिंग है, अधिकतर जो है खड़ी स्थिति में है। और सतह की पॉलिश बहुत ही चिकनी है। पॉइंट नंबर 3 क्या हुआ कि सतह जो है उसका पॉलिश बहुत ही चिकना है। हिंदी अंग्रेजी में जिसको लिखना उसी इस तीसरा पॉइंट हुआ, है ना। द डिपिक्शन ऑफ फेसेस इज इन फुल राउंड विथ प्रोनाउंस्ड चिक्स, फिजियोगोनिक डिटेल। ये सब टर्म जब लिखना होगा तो लिखना ही होगा, तभी अच्छा नंबर मिलेगा। इनके चेहरे पर प्रकृति विज्ञान की निपुणता, है ना, एवं स्पष्टता दिखाई देती है।
एवं अंग प्रत्यंग के उभार स्पष्ट दिखाई देते हैं, है ना। यानी बॉडी का जिस हिस्से का उभार बनावट जिस तरह का है एकदम से एक्चुअल लगता है। इस तरह की मूर्ति निर्माण की कला स्कल्पचर के क्षेत्र में काफी उत्कृष्ट मानी जाती है। When you engrave the true structure of the body of someone, तो you are representing the finest example of the art of sculpture। और यक्षिणियों की मूर्तियों को बनाने में कलाकार ने वह उत्कृष्टता दिखाई है। One of the finest example of yakshini is from दीदारगंज पटना, जो भी आपको हम बताएं, which is tall and well built. It shows sensitivity towards depicting the human physique. The image has a polished surface. तो दीदारगंज की जो यक्षिणी है, इसे देखने से पता चलता है कि निर्माता मानव रूपाकृति यानी स्ट्रक्चर को, फिजिक को चित्रण करने में बहुत ही एक्सपर्ट है, संवेदनशील है, निपुण है, संवेदनशील है और प्रतिमा की सतह चिकनी है यानी पॉलिश्ड है। तो इसीलिए दीदारगंज की यक्षिणी, इसके बारे में आगे के पन्ना में फिर है, तो बहुत ही उत्कृष्ट नमूना का उदाहरण है। इसलिए और इसमें जितने जितने भी पॉइंट्स हुए, जितने टर्म हुए, तो बॉडी का फिगर भी उत्कृष्ट है ना। और सब कुछ लगता है कि चेहरा हो, बॉडी का कंस्ट्रक्शन हो, सभी वेल प्रोपोर्शनल है, कोई भी ऐसा नहीं लगता है कि आउट ऑफ प्लेस है। और जो भी कलाकार है वह कलाकार की एक्सपर्टाइज को दिखलाता है। तो आगे चल के जैसे देखिएगा कि जो दीदारगंज की यक्षिणी का फिगर है, तो जो जनरली फेमिनिस्टिक फिगर से अलग है। आगे के जमाने में जब महिलाओं का चित्र बनाया जाता है तो उनको ज्यादा सुंदर और दुबला पतला नॉर्मली दिखाया जाता है, तो एक फेमिनिस्टिक फिगर होता है। बाद की कला में वो आएगा, लेकिन दीदारगंज की यक्षिणी जो है हष्ट पुष्ट है, मजबूत है और शरीर पर थोड़ा हेल्दी है। इस तरह की मूर्तियां बाद में महिलाओं की नहीं बनेगी। महिलाओं की मूर्तियों में नाजुकता दिखलाया जाता है, तो दीदारगंज की यक्षिणी में मजबूती है ना। लेकिन उन सब के बावजूद इसका चित्र बहुत ही, स्कल्पचर जो है, मूर्ति बहुत ही सुंदर है। टेराकोटा फिगराइन्स शो अ वेरी डिफरेंट डेलिनेशन तो आर्ट में जो बहुत सारे टर्म है, एक डेलिनेशन भी है ऑफ द बॉडी एज कंपेयर टू द स्कल्पचर्स। Depiction of monumental rock-cut elephant at Dholi in Odisha shows modeling in round with linear rhythm. It also has Ashokan rock edit. All these examples are remarkable in their execution of figure representation. यहाँ भी figure representation जो है बहुत सुंदर है। The rock-cut cave carved है, तो ये पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो पकी मिट्टी की जो बनी आकृतियां हैं, टेराकोटा को बोला जाता है पकी मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां। और इन प्रतिमाओं के चित्रण में थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। उड़ीसा में धौली एक जगह है जहां चट्टान को काटकर विशाल हाथी की आकृति भी मूर्ति कला के रेखांकन, लय पारखी की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी अंकित है। ये सभी प्रतिमाएं आकृति के निरूपण में सुंदर उदाहरण है।
यानी इस पीरियड में जो आकृति बनी है मिट्टी पके हुए मिट्टी की या चट्टानों को काटकर भी जो बनाया गया है, उसमें धूलि से मिला हुआ विशाल हाथी की आकृति मूर्ति कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। हाथी के इनग्रेव करने उकेरने में भी जिस कलाकार ने भी बनाया होगा वह निश्चित रूप से हाथी के फिजिक को भी बढ़िया से समझ रहा होगा, इसीलिए उसने इस तरह के अच्छी मूर्तियों को वहां पर उकेरा है। तो धौली से मिला हुआ हाथी की मूर्ति भी उसी हिसाब से महत्वपूर्ण है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस पर अशोक की अभिलेख भी उत्कीर्ण है, इनग्रेव्ड है। The rock cut caves carved at Barabar Hills near Gaya, Barabar Hills near Gaya, is known as the Lomas Rishi Cave. The facade of the cave is decorated with semi-circular chaitya arc as the entrance. The elephant frieze carved in high relief. The elephant frieze carved in high relief on the chaitya arc shows considerable movement. The interior hall of this cave is rectangular with a circular chamber at the back. The entrance is located on the side wall of the hall. The cave was donated by Ashoka for Ajivika sect. The Lomas Rishi cave is an example of this period, but many Buddhist caves of this subsequent periods were excavated in eastern and western India. तो इसमें क्या क्या बात ध्यान देना है? तो पहले ही बताएं कि रॉक कट केव्स, पहाड़ों को काटकर गुफा बनाने की परंपरा मौर्य काल में ही शुरू हुई। तो इट इज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट केव्स, पहला नंबर। अब जो है यहाँ पर तो कई गुफाएं हैं, मतलब यहाँ तो केवल बराबर हिल्स का है, नागार्जुन की पहाड़ियों में भी गुफाएं हैं। तो जो ये वाला गुफा है, बराबर की पहाड़ी वाला गुफा, ये सब अशोक ने आजीवक को दिया। और फिर नागार्जुन हिल्स की गुफाएं जो है वो दशरथ ने भी आजीवक संप्रदाय के लोगों को ही दिया है। तो पहाड़ को काटकर, जैसे उस जमाने में सीमेंट नहीं था, तो इफ एनी परमानेंट या सम टाइप ऑफ दैट स्ट्रक्चर यू हैव टू कंस्ट्रक्ट, तो आपको कुछ नया चीज करना ही था। तो सबसे आया होगा बुद्धि दिमाग कहीं से कि पहाड़ों को काटकर ही गुफा बनाया गया। तो आपको स्ट्रक्चर अपने हिसाब से बनाना है, गुफा तो है ही, तो उसमें जोड़ घोट करने का कोई नहीं, केवल काटना है, आपको सही तरीके से सजाना है। प्रवेश द्वार जो है अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप है ना, अर्धवृत्ताकार सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क है ना, एज द एंट्रेंस है। ये टर्म याद रखना होगा, सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क, अर्धवृत्ताकार चैत्य की सजा है। चैत्य के मेहराब पर है ना, आर्क का मतलब हुआ मेहराब, हिंदी में याद रखिएगा। मेहराब पर एक गतिवान हाथी की प्रतिमा उकेरी हुई है ना। इस गुफा का भीतरी कक्ष इस आयताकार है, रेक्टेंगुलर है। भीतरी हिस्सा जो है वो आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, इसको भी याद रखना है। इसके पीछे गोलाकार कक्ष है, उसके पीछे फिर एक गोलाकार कक्ष है, और प्रवेश द्वार पर बड़े कक्ष की तरफ की दीवार पर है ना। प्रवेश द्वार जो एंट्रेंस है
वो बड़े कक्ष की तरफ की दीवार पर है। यह गुफा मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा आजीवक संप्रदाय के लोगों को दिया गया है। और लोमस ऋषि की गुफा इस काल का एक अलग अकेला उदाहरण है, मगर परवर्ती काल में और भी इस तरह के बने। जब कभी भी मौर्यों के बारे में लिखा जाएगा तो ये उनके पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन की नीति का भी द्योतक है, क्योंकि मौर्य लोग अपने आजीवक संप्रदाय को तो नहीं मानते थे। हम बिंदुसार जरूर आजीवक संप्रदाय के लोगों के संपर्क में रहा था, लेकिन अशोक और दशरथ का ऐसा नहीं है। लेकिन जिस धर्म को माने या प्रमोट करे उसके अलावा दूसरे धर्म को दान में देना, इट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन ऑफ द रूलर। तो मौर्यंस वर ऑल्सो रिलीजियसली टॉलरेंट रूलर्स, उसमें जब भी लिखा जाता है तो ये उदाहरण भी दिया जाता है कि हाउ दे हैव डोनेटेड अ केव टू द आजीविका सेक्ट। ठीक है ना, ये भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। और ड्यू टू द पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, स्तूपास एंड विहारास वेर constructed on large scale. स्तूप एंड विहार बता दिए। However, there are also examples of few Brahmanical gods. ब्राह्मणवादी देवताओं के भी कुछ उदाहरण हैं in the sculptural representations. It is important to note that the stupas were constructed over the relics of Buddha at Rajgiri, Vaishali, Mritdipa and Pava in Bihar, Kapilvastu, Alkappa and Ramagram in Nepal, कुशीनगर, पिपलीवन इन यूपी। तो ये कुछ जितना टर्म याद रहे अच्छा है। यूपी याद रहे, बिहार याद रहे, नेपाल याद रहे, है ना, तो वो भी है। लेकिन अगर पर्टिकुलर जगह याद रहे तो इम्तिहान में आपको ज्यादा फायदा होगा। द टेक्सचुअल ट्रेडिशन ऑल्सो मेंशंस कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस अदर स्तूपास on the relics of Buddha at several places, including Avanti, Gandhar, which are outside the Gangetic Valley. Stupa Vihar and Chaitya are part of Buddhist and Jain monastic complexes, but the largest number belongs to the Buddhist religion. One of the examples of the such structure of the stupa in the 3rd century BC is Berar in Rajasthan. The great stupa at Sanchi, which will be discussed later, was built with bricks during the time of Ashoka, and later it was covered with a stone and many new additions were made. देखिए यहाँ जो कहा गया है कि स्तूप और विहार, शुरू में बता दिया कि स्तूप का मतलब हुआ समाधि स्थल और विहार का मतलब हुआ भिक्षुओं के रहने का स्थल। ये बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। बड़ी संख्या में इनका निर्माण इस पीरियड में हुआ है और प्रायः जो बौद्ध स्तूप हैं वह भगवान बुद्ध के 80 अवशेषों पर ही उनकी स्मृति में बनाए गए हैं। ऐसे उदाहरण बिहार से भी हैं, नेपाल से भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं। जो जगह आपको हम बता दिए, राजगिरी, वैशाली, वेतद्वीप, पावा, नेपाल में कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामपुरम, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, पिपलीवन वगैरह। तो ये सभी भगवान बुद्ध के 80 अवशेषों पर बनाए गए हैं। इसके अलावा अवंती और गांधार में भी स्तूप बनाए जाने के प्रमाण हैं, जो गंगेटिक वैली, गंगा के वैली से बाहर का है। स्तूप और विहार और चैत्य जो है जनरली बौद्ध और जैन दोनों के मठीय संस्कृति के भाग हैं, लेकिन इस पीरियड में जो ज्यादा इस तरह के अवशेष मिले हैं वो बुद्धिस्ट है ना, क्योंकि बौद्धों के संरक्षक बड़े बड़े राजा हुए, हालांकि जैनों के भी समर्थक हुए लोग जरूर। और इस तरह के 3री शताब्दी में स्ट्रक्चरल यानी स्तरीय संरचना का उदाहरण राजस्थान में बैराट
एवं इसको याद रखिएगा। बैराट स्थल पर स्थित स्तूप है। सांची का महान स्तूप अशोक के शासनकाल में ईंट से बनाया गया और बाद में पत्थर से इसे ढक दिया गया और नई नई चीजें लगा दी गई। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि सांची है, भरूच है, दे वर रेनोवेटेड बाय द शुंगास, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा उसका पुनर्निर्माण करवाया गया। और याद रखना है कि मौर्यकालीन जो भी स्ट्रक्चर बने हैं स्तूप वह ईंट के बने हुए हैं। मौर्यों के जमाने की ईंट बहुत चौड़े होते थे। हर समय में अप्रयुक्त सामग्रियों का आर्कियोलॉजिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया है और किस पीरियड में किस तरह की ईंट या किस तरह की किन वस्तुओं का प्रयोग होता था इसका कुछ कुछ फर्क किया गया है। तो ईंट जो है हजारों साल नहीं चलता है ना। हालांकि सिंधु घाटी के भी ईंट मिले हैं, लेकिन संरचना इंटैक्ट रहना मुश्किल होता है जिस तरह से बैराट, सांची, भरूच या सारनाथ वगैरह में है। तो बाद के लोगों ने इसका पुनर्निर्माण किया, इसलिए दे आर सर्वाइविंग टिल नाउ, है ना। Subsequently, many such stupas were constructed which shows the popularity of Buddhism. यानी जितने भी इस तरह के बहुत सारे स्तूप बनाए गए हैं ये सब बौद्ध धर्म की लोकप्रियता को दर्शाते हैं। तो आदमी का क्या काम है, जिससे काम रहता है उसका बहुत उचमचागिरी करता है। ये आदमी का पैदाइशी गुण होता है। तो जिस भगवान और जिस देवता से उसको जरूरत होती है उस देवता को भी वो ज्यादा पूजता है, फिर जिस देवता से काम निकल गया उस देवता को भी नहीं पूछता है। आदमी उस तरह का प्रजाति है कि भगवान को भी छोड़ने में उसको टाइम नहीं लगता है। तो इसीलिए इस जमाने में अगर भगवान बुद्ध से संबंधित चैत्य स्तूप वगैरह बनाए गए हैं तो दिस सिंपली रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म, है ना। उसकी उतनी लोकप्रियता रही होगी तभी इतने सारे लोग उनके इन चीजों को बनाए। और बनवाने वाले में केवल उस समय राजा नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता वैश्य वर्ग और आम लोगों में भी हुई थी। तो वैश्य लोग तो धनी होते ही हैं, तो कई जगहों पर इन लोगों ने अपने अपने नाम भी लिखे हैं और कहीं कहीं पेशा भी लिखा है कि वो लोग क्या करते थे, है ना। We get many inscriptional evidences mentioning donors and at times their profession. The pattern of patronage has been very collective one and there are very few examples of royal patronage. यानी हम जैसे कहा कि केवल इसमें राजाओं के द्वारा संरक्षण दिए जाने के बहुत कम उदाहरण है, क्योंकि आम आदमी ने भी इसमें संरक्षण दिया। पैट्रन्स रेंज फ्रॉम डेवोटीज, है ना, जो बौद्ध धर्म के समर्थक हैं, टू गृहपति, घर का जो गृहपति है, एंड किंग्स, डोनेशंस बाय द गिल्ड्स, श्रेणी संघ are also mentioned at several sites. However, there are very few inscriptions mentioning the names of artisans such as Kanha at Pitalkhora and his disciples Balka and at Kondane caves in Maharashtra. अभी ध्यान रखिएगा, भारत में इन जनरली किसी भी कला को बनाने वाले का नाम उसमें नहीं लिखा हुआ है कि मंदिर किसने बनाया या महल किसने बनाया या कौन सा स्ट्रक्चर किसने बनाया। द नेम्स ऑफ द आर्टिस्ट आर जनरली नॉट मेंशन्ड। लेकिन ये दोनों प्रीलिम्स के लिए याद रख लीजिए। जैसे कान्हा का पितलखोरा में है और उसके जो डिसाइपुल है बालका, उसका कोंडाने महाराष्ट्र में नाम लिखा हुआ है। दीज आर द रेयर एग्जांपल्स इन द हिस्ट्री ऑफ आर्ट इन इंडिया। आर्टिजन्स कैटेगराइज्ड लाइक stone carvers, goldsmith, stone polishers, carpenters are also mentioned in the inscriptions. कहीं कहीं जो अभिलेख हैं उनमें जो कलाकार हैं जो विभिन्न तरह से इन चीजों को बनवाते हैं उनका भी नाम उल्लेख किया गया है।
कई जगहों पर जो उत्कीर्ण करने वाले, स्वर्णकार, पत्थर घिसने वाले, पत्थर को चमकाने वाले, बढ़ई इत्यादि का भी नाम उल्लेख है। हालांकि ये बहुत रेयर है ना। आमतौर पर सभी काम सामूहिक तौर पर किया जाता था। कलेक्टिविटी वॉज डोमिनेंट देयर। और कभी कभी स्मारक का कोई खास हिस्सा जो हो रहा था वो खास संरक्षक के द्वारा, मान लीजिए कि बिल्डिंग बनना है, इसमें कमरा बनना है, तो इस कमरा को अगर किसी खास व्यक्ति ने बनवाया तो लिख देगा कि हाँ अमुक मिस्टर ए कुमार ने इस कमरे के निर्माण का सारा खर्चा दिया। तो दैट पर्टिकुलर पोर्शन विल बी मेंशन आफ्टर द नेम ऑफ द डोनर या हु हैज पैट्रोनाइज्ड इट। व्यापारी लोग भी अपने दान का अभिलेख लिखवाते समय मूल स्थान का उल्लेख कर देते थे कि हम हैं कहाँ के, है ना। तो कई ऐसे मंदिरों में भी, देखिए ये एलिफेंट है धौली का जो अभी हम लोग पढ़े, और ये लोमस ऋषि केव का एंट्रेंस है ना। तो जिस तरह से सजाया हुआ है, और यही लाइन कैपिटल सारनाथ है। तो बाकी 3 चित्र है, पीछे वाला चौथा हो, है ना। जितना सुंदर ये बना हुआ है देख लीजिए। अब लैंड कैपिटल के बारे में आप चाहिए तो 100 शब्दों में लिखने का मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसीलिए जो बेसिक बातें हैं वो लिखा, और इसको ऐड कर लीजिएगा तो कहीं भी 100 या 150 शब्द या तो 200-250 शब्द में लिखने का मटेरियल इसमें है। इसीलिए इसी तरह से नोट्स अभी से ही बनाते जाइएगा, तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए यूपीएससी में ही आ गया कि तांडव पर 50 शब्द लिखिए, तो भगवान शिव जी का नृत्य का एक स्टाइल है तांडव, तो जब नहीं पढ़े रहिएगा तो चारों 50 का 5 लाइन लिखना मुश्किल हो जाए, है ना। हालांकि 5 लाइन में तो 50 शब्द हुई, अगर 2 लाइन लिखना मुश्किल हो जाता है। The land capital discovered more than 100 years ago at Sarnath near Varanasi is generally referred as Sarnath land capital, है ना। तो इसको कहा गया सारनाथ land capital. This is one of the finest example of a sculpture from the Mauryan period, built in commemoration of historical event of the first sermon Dhammachakra Pravardhan of the Bhagwan Buddha at Sarnath. The capital was built by Ashoka. तो यहाँ इसका परिचय हो गया। फर्स्ट पैराग्राफ कहीं भी इंट्रोडक्शन नहीं होता है। देखिए आप भी लिखने का कैसे स्टाइल डेवलप कीजिएगा, तो पहला पैराग्राफ में ही लैंड कैपिटल के बारे में सब कुछ जानकारी मिल गई। तो ऐसा ही होना चाहिए पहला ग्राफ कि हम आगे लिखने क्या जा रहे हैं, वहां आपको फर्स्ट पैराग्राफ इतना ही कॉम्पैक्ट लिखना चाहिए कि आगे लग जाए जो भी है, जो एग्जामिनर होगा तो हो सकता है कि फर्स्ट पैरा से ही इम्प्रेस्ड हो जाए, आपको लगे कि तो 60-70% वाला लड़का है ना। तो इसीलिए हमेशा मेंस में फर्स्ट पैरा को लिखने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये क्या है, 100 ईयर्स पहले मिला, है ना, वाराणसी में सारनाथ नियर। इसे सारनाथ सिंह स्तंभ कहा जाता है ना। यह मौर्य काल की मूर्ति कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह भगवान बुद्ध द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन या प्रथम उपदेश के ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया। तो 2 लाइन इतना ही में, 1, 2, 3, 4 लाइन में ही सब कुछ कहानी आ गई। अब इसका डिटेल। The capital originally consisted of 5 component parts. The shaft, which is broken in many parts now. शाफ्ट का मतलब हुआ इसका जो स्तंभ है ना, डंडा जिसको बोलते हैं, लकड़ी जिसको बोलते हैं, तो स्तंभ जिसको बोले, यहाँ वाला स्तंभ कई टुकड़ों में गिर गया होगा, इसलिए कई टुकड़ों में टूट चुका है। दूसरा है
ए लोटस बेल बेस, कमल घंटिका, एक कमल घंटिका का आधार है, तो उस बेस पर ऊपर हुआ कमल घंटिका का आधार। ए ड्रम ऑन द बेल बेस विथ 4 एनिमल्स प्रोसीडिंग क्लॉकवाइज, है ना, उस पर बना हुआ एक ढोल ढोल बना और उस पर 4 पशु दक्षिणावर्त गति के साथ दिखाए गए हैं। हाँ, तो क्लॉकवाइज है, ये याद रखना है, एक क्लॉकवाइज घूमते हुए दिखाए गए हैं। ये टेक्निकल वर्ड हुआ, पीटी में भी टेक्निकल यही सब पूछेगा तो मुश्किल होता है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है ना। द फिगर्स ऑफ 4 मैजेस्टिक एडोर्स्ड लायंस, और 4 तेजस्वी सिंह के आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियां हैं। चारों सिंह जो है आपस में पीठ से जुड़े हुए हैं। 5वां द क्राउनिंग एलिफेंट, और 5वां जो है एक सर्वोपरि तल धर्मचक्र, जो कि एक बड़ा पहिया है। यह चक्र इस समय टूटी हालत में है और सारनाथ के संग्रहालय में है। क्राउनिंग एलिमेंट धर्मचक्र, a large wheel was also a part of this pillar. However, this vessel is lying in broken condition and is displayed in the site museum at Sarnath. ये यहाँ पर है, ये है ना, टूट गया है इसलिए इधर उधर हो गया है, तो यही है धर्मचक्र परिवर्तन का चिन्ह। तो इस पर ये है और उस पर फिर वो सिंह है। तो ये देख लिया हम लोग को। However, this wheel is lying above. The capital without the crowning wheel and the lotus base has been adopted as the national emblem of India. तो इसको भी याद रख, ये हो गया इम्तिहान के पीडी के लिए। हालांकि ये तो सब आदमी इन जनरल जानता ही है जो पढ़ने वाला है। Now kept in the archaeological museum at Sarnath, the capital has 4 lions firmly seated back to back in a circular abacus. The lion figures of the capital are very impressive and massive. The monumentality of the image is easily noticeable. The facial musculature of the lion is very strong. The inversed lines of the lips, इन लोगों का जो lips है, and its subsequent effect of projection at the end of the lips shows the sculpture observation for naturalistic depiction. The lines appear as if they have held their breath, सांस रुके हुए हैं। The lines of the mane are sharp and follow the conventions that were in practice during that time. The surface of the sculpture is heavily polished, which is typical of the Mauryan period. तो मौर्य काल में हर चीज बहुत ही पॉलिश्ड है। Their curly manes have protruding volume. The weight of the body of each lion is firmly shown by the stretched muscles of the feet. The abacus has the depiction of a chakra having 24 scopes. ये याद रखिए, इम्तिहान में कई बार पूछा हुआ है ना, 24 तिलियां। ये तो इसमें यही एनसीईआरटी का वैल्यू है। यह मेंस का भी प्रिपेयर कर रहा है, यह प्रीलिम्स का भी प्रिपेयर कर रहा है ना, और कंसेप्ट के क्रम में। कल भी हम किसी एक ऐसे ही सुन रहे थे, बड़े टीचर हैं दिल्ली के,
अब वो लोग अपने मटेरियल के सामने एनसीईआरटी को डाउनग्रेड करते हैं। तो ये प्रोफेशनलिज्म होता है कि मेरा ही मटेरियल पढ़ो, इसी मटेरियल से तुम्हारा बेड़ा पार लग जाएगा। तो ऐसे लोगों ने हिंदी वाले स्टूडेंट का विशेषकर बंटाधार किया है। अंग्रेजी वाला तो उनका बात नहीं सुनेगा, लेकिन हिंदी में जो गुरुजी करके चलता है, तो बोले गुरुजी बोल रहे हैं तो फिर क्या करना है, गुरुजी का ही मटेरियल हम पढ़ जाते हैं। तो ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा, एनसीईआरटी की किताब को नजरअंदाज करने का हिम्मत नहीं कीजिएगा अगर आपको पास करना है तो, है ना। आप लोग यह जानते हैं कि सबसे पहले से एनसीईआरटी हम लोग पढ़ा रहे हैं, पहले तो लोग एनसीईआरटी का नाम भी नहीं लेता था, है ना। अब देखिए किस तरह से प्रीलिम्स और मेंस दोनों आपका तैयार हो रहा है। अब जैसे मान लो हिंदी में हम ये समझते हैं कि सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में रखा गया है, एक वेदी में 4 सिंह एक दूसरे से पीठ जोड़कर बैठाए गए हैं, है ना। और शेरों की चारों आकृतियां प्रभावशाली हैं और ठोस हैं। तो हिंदी में भी जब शब्द लिखिए तो इन शब्दों को आत्मसात कीजिए धीरे धीरे लेखन में, है ना। प्रभावशाली है, ठोस है। अंग्रेजी वाले भी जो अंग्रेजी में टर्मिनोलॉजी है उसको धीरे धीरे अपना बनाइए, तभी आपको जाके अच्छा नंबर मिलेगा। प्रतिमा के स्मारक की विशेषता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। शेरों के चेहरे का पेशी विन्यास बहुत ही सुदृढ़ प्रतीत होता है, यानी स्ट्रॉन्ग शेर है ये। सबसे बड़ा बात है कि जब चित्र या मूर्ति बनता है तो कैसे लियोनार्डो दा विंची का जो मूर्ति है लगता है कि बोल पड़ेगी, हंस पड़ेगी, तो मूर्ति में वो जीवन दे दिए। अब देखिए कि इसमें क्या कह रहा है कि उसके होठों के बनावट पर ये कितना ध्यान दिया। होठों की विपर्यस्त रेखाएं और होठों के अंत में उनके फैलाव का प्रभाव यह दर्शाता है कि कलाकार की अपनी सूक्ष्म दृष्टि शेर के मुख का स्वाभाविक चित्रण करने में सफल रही है। यानी वो आदमी शेर को बहुत माइन्यूटली देखा होगा। जिस किसी ने भी यह मूर्ति को बनाया और इसको उकेरा तो शेर को बड़ा नजदीक से बहुत देर तक ऑब्जर्व किया होगा। इसका मतलब है कि शेर उसके आसपास रहा होगा बहुत देर तक। अब पिंजरा में बंद करके रखे तब या जैसे रखे, है ना। तो शरीर के विन्यास से उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर किसी का भी होता है। कैसे बहुत सारे कलाकार बॉडी को देखकर चित्र बनाते हैं, तो उसके लिए आर्टिस्ट को बुलाते हैं किसी को। तो इसका मतलब यह हुआ कि कलाकार का दृष्टि बहुत ही माइन्यूट था। ऐसा लगता है कि मानो शेर और जो चित्र है उसको देखकर लगता है कि मानो शेर ने अपनी सांसें रोक रखी हैं। अयाल यानी केसर की रेखाएं तीखी हैं और उनमें समय प्रचलित परंपराओं का पालन किया गया है। प्रतिमा की सतह को अत्यधिक चिकना या पॉलिश किया गया है, जो मौर्य काल की एक खास विशेषता है। शेरों की घुंघराली आयाल राशि आगे निकली हुई दिखाई गई है। शेरों के शरीर के भारी बोझ को पैरों की फैली हुई मांसपेशियों के माध्यम से बखूबी दिखलाया गया है। यानी ये जो बैठेंगे हम खड़ा पैर पर जो दबाव जाएगा ये पैर में नजर आना चाहिए कि वास्तव में दबाव है, और इस दबाव को वही कलाकार दिखा पाएगा जो कला में माहिर है ना। तो उसको भी दिखाया गया है। शीर्ष पलक एबेकस का मतलब होता है शीर्ष पलक पर एक चक्र बना हुआ है जिसमें चारों दिशाओं में फैले हुए कुल मिलाकर 24 आरे हैं, है ना। और प्रत्येक चक्र के साथ सार, घोड़ा, हाथी और शेर की आकृतियां सुंदरता से उकेरी गई है। चक्र का यह स्वरूप संपूर्ण बौद्ध कला में धर्म चक्र के निरूपण के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। प्रत्येक पशु आकृति की सतह से जुड़ी होने के बावजूद काफी विस्तृत है। उसी मुद्रा शीर्ष फलक पर गतिमान प्रतीत होता है। प्रत्येक चक्र के बीच में सीमित स्थान होने के बावजूद
इन पशु आकृतियों से ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार में सीमित स्थान में भी सब कुछ दर्शाने की क्षमता थी। वृत्ताकार शीर्ष फलक एक उल्टे कमल की आकृति पर है, टिका हुआ है। कमल पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी को उसकी सघनता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नीचे के हिस्से में वक्र तलों को सुंदरता से उकेरा गया है। एक स्तंभ की आकृति होने के कारण यह समझा गया था कि इसमें चारों ओर से देखा जाएगा, इसलिए दृष्टि बिंदुओं की कोई निश्चित सीमाएं नहीं रखी गई हैं। सिंह शीर्ष सांची में भी पाया गया है, पर वह टूटी हालत में है, और सिंह शीर्ष वाले स्तंभ बनाने का क्रम परवर्ती काल में भी जारी रहा। तो अंग्रेजी में जो है, जैसे the weight of the body of each line is firmly shown by the stretched muscles of the feet. The abacus has depiction of chakra having 24 spokes and all directions, and the bull, horse and elephant. So bull, horse and elephant and a line between every chakra. सभी चक्र के बीच में लाइन है, finely carved. The motive of the chakra becomes as significant as the representation of धम्म चक्र in the entire Buddhist art. तो इसी को धम्म चक्र के तौर पर सभी बौद्ध कला में इस्तेमाल हर जगह किया गया है। Each animal figure, despite sticking to the surface, is तो सभी एनिमल फिगर सरफेस से जुड़ा हुआ है, लेकिन इज वॉल्यूमनस, इट्स पोस्चर क्रिएटिंग मूवमेंट। देखिए, तो मौर्य कला में जो भी मूर्ति बना हुआ है वो मूवमेंट में है, तो लगेगा कि वह गतिमान है। इन द सर्कुलर एबैकस, डिस्पाइट हैविंग लिमिटेड स्पेस बिटवीन ईच चक्र, these animal figures display considerable command over the depiction of movement in a limited space. तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जगह कम है, उसके बावजूद यह चित्रांकन का जो टेक्निक है बहुत हाई है। The circular abacus is supported by an invented lotus capital. Each petal of the lotus is a sculpture keeping in mind its density. The lower portion has curved planes neatly carved. Being a pillar image, it was conceived to be viewed from all the sides. Thus, there are no foundation of fixed viewpoint. A line capital has also been found at Sanchi, but is in a dilapidated condition. The motif of line capital pillar continued even in the subsequent period. तो जितने टेक्निकल वर्ड इसमें आए हैं, धीरे धीरे पढ़ के जितना टेक्निकल शब्दों का प्रयोग अपने लेखन में कीजिएगा। ऐसा नहीं होता है कि कोई कंपल्सन है कि सभी टेक्निकल शब्दों का प्रयोग करवे करें, लेकिन जितना करें वो एग्जैक्ट कीजिएगा, या तो न करें, जनरल बातें लिख दें, लेकिन जहां कीजिए तो जो सही है उसी को कीजिएगा, क्योंकि टेक्निकल वर्ड में जनरल बात नहीं कि कुछ लिख दीजिएगा। अगर एबैकस लिख रहे हैं वहां मोटिव का बात लिखे, शाफ्ट का बात लिखे, तो फिर नंबर कट जाएगा। तो अभी का समय बार बार जब पढ़िएगा और फिर उसका स्ट्रक्चर को अलग अलग करके समझिएगा, तो धीरे धीरे ये सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए दीदारगंज की गक्षणी, मौर्य कला की यह सर्वोत्कृष्ट फोक आर्ट का उदाहरण है ना। जिस तरह से इसके पूरे शरीर के हर हिस्से का, बाल का, गले में जो पहना हुआ है, यहाँ जो ये सब आजकल सिर पर ये जो है गले में पहना हुआ, हाथ में जो है इसको इसी से लोग पहले हवा बड़े लोगों का चलाते थे। द लाइफ साइज स्टैंडिंग इमेज ऑफ एक्शन इन होल्डिंग ए चौरी, इसको चावल भी बोलते हैं, है ना। तो
चावर ली हुई दीदारगंज की यक्षिणी। नियर मॉडर्न पटना मिली है फॉर एग्जाम्पल ऑफ द स्कल्पचरल ट्रेडिशन ऑफ द मौर्यन पीरियड। मौर्यन काल में जो मूर्ति कला के परंपरा है उसका एक अच्छा उदाहरण है, और यह पटना संग्रहालय में रखा हुआ है, केप्ट इन पटना म्यूजियम। इट इज ए टॉल, वेल प्रोपोर्शनल, फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर इन राउंड मेड इन सैंडस्टोन। इस सैंडस्टोन की बनी हुई है। यह लंबी मूर्ति है, बलुआ पत्थर की बनी हुई है। इसका अंग विन्यास संतुलित और समानुपातिक है ना। द चौरी इज हेल्ड इन राइट हैंड। फिर पीटी के लिए याद रखिएगा, जो चावल है इसके दाहिने हाथ में, राइट हैंड में है। Whereas left hand is broken, the image shows sophistication in the treatment of form and medium। जो मूर्ति है, रूप और माध्यम के प्रयोग में, रूप और माध्यम के प्रयोग में इसमें कुशलता बढ़ती गई है। The sculpture's sensitivity towards the round muscular body is clearly visible। इसका जो गोल और गठीली काया है ना, मूर्तिकार की संवेदनशीलता को दिखलाता है। The face is round, fleshy cheeks, while the neck is relatively small in proportion। The eyes, nose and lips are sharp। है ना। इस मूर्ति में जो चेहरा और कपोल है गोलमोल है और मांसल है, पहले ही बताया। लेकिन गर्दन जो है अपेक्षाकृत छोटी है। Fold of muscles are properly rendered. The necklace beads are in full round, hanging to the belly. The tightening of garment around the belly creates the effect of a bulging belly. The lower garment has been rendered with great care। यानी इस प्रतिमा में पेट पर मतलब यक्षिणी गले में हार पहने हुए है जो पेट तक लटका हुआ है। पेट पर पहनी हुई चुस्त पोशाक के कारण थोड़ा पेट आगे निकल गया प्रतीत होता है। अधो वस्त्र को बड़ी सावधानी से बनाया गया है। टांगों पर पोशाक का हर मोड़ बाहर निकला हुआ दिखाई देता है जो पारदर्शी प्रभाव उत्पन्न करता है। The tightening of garment around the belly creates the effect of bulging belly. The lower garment has been rendered with protruding lines clinging to the legs. Protruding lines clinging to the legs, which also create a somewhat transparent effect. The middle band of garment falls till the feet. Thick belt ornaments adorn to the feet. The image stands firmly on its legs. Heaviness in the torso is depicted by heavy breast. The back is equally impressive. The hair is tied to a knot at the back. The back is bare. Drapery at the back covers both legs. The fly whisk in the right hand is shown with incised lines continued on the back of the image.
टांगों पर पोशाक का हर मोड़ बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, जो पारदर्शी प्रभाव उत्पन्न करता है। पोशाक की मध्यवर्ती पट्टी ऊपर से नीचे तक उसकी टांगों पर गिरी हुई है ना। तो बेयर पीछे का हिस्सा खाली है और यहाँ चूंकि ये टाइट है तो पेट निकला हुआ है, और ये जो कपड़ा है वो नीचे से लेके यहाँ तक लटक रहा है, पूरा पैर ढका हुआ है ना। पीछे से यहाँ एक पैर उसका दिख रहा है। पैरों में मोटे वजन वाले आभूषण पहने हुए हैं। ये जो आभूषण है ये वाला पायल होगा या जो भी हो लेकिन थोड़ा हेवी है। और टांगों पर मजबूती से खड़ी है। धड़ भाग का भारीपन उसे भारी और दृष्टिगोचर होता है। सिर के पीछे केश राशि गांठ में बंधी हुई है ना। ये जो है बंधा हुआ है, गांठ में बंधा हुआ है। दाहिने हाथ में पकड़ी हुई चोरी की प्रतिभा पीठ पर फटी हुई रेखाओं के रूप में दिखाया गया है। तो इस चीज को देख लेने से भी बहुत कुछ आपको समझ में आ जाता है। The method of working was collective in nature and at times on a specific portion of the monument is said to have been patronized by a particular patron. Traders recorded their donation along with their places of origin. पढ़ी लिया ना। In the subsequent centuries, stupas were elaborately built with certain additions with certain additions like the enclosing of the circumambulatory path with railings and sculptural decoration. There are numerous stupas constructed earlier, but expansion or new additions were made in the 2nd century BC. वही स्तूप काल में the stupa consists of a cylindrical drum and a circular anda with a hermica and chhatra on the top, which remain consistent throughout with minor variations and changes in shape and size. Apart from the circumambulatory path, gateways were added. Thus, with the elaborations in stupa architecture, there was ample space for the architects and sculptors to plan, elaborate, and to carve out images. एक तरह से प्रदक्षिणा पथ हुआ है ना। जैसे हर मंदिर में चारों तरफ घूमने का एक रास्ता होता है, भगवान का आप चक्कर लगाते हैं, तो वही हिंदू धर्म में प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। तो धीरे धीरे आप भी स्तूपों पर जाइए तो इस तरह का भी बना हुआ है। और जो मूल बहुत सारे ऐसे स्तूप हैं जिनका मूल स्थान तो वही है जहां वो बने थे, और आगे चलकर दूसरी शताब्दी में उसमें जोड़ घटाव किया गया। यानी शुंग काल में जो हम सांची और भरूच के बारे में आपको बताए हैं, सभी स्तूपों में एक बेलनाकार ढोल, वृत्ताकार अंडा और चोटी पर एक हर्मिक और छद्र होता है। ये भाग और हिस्से सदा ज्यों के त्यों रहे हैं और आगे चलकर इनके रूप और आकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया। गोलाकार परिक्रमा पथ के अलावे प्रवेश द्वार भी जोड़े गए। इस प्रकार स्तूप स्थापत्य में वास्तुकारों और मूर्तिकारों के लिए अपना
कौशल दिखाने की काफी गुंजाइश रही और उनमें जहां जहां जैसा आवश्यक हुआ उन्होंने परिवर्धन किया और नए नए प्रतिभाओं को उकेरा। तो जनरली जो स्तूप है वो उल्टा कटोरा है, जो नीचे पैर वाला कटोरा होता है निकला तो उल्टा कटोरा टाइप का, इस तरह से कटोरा को उल्टा कर दिए। आज के कटोरा में पैर नहीं होता, लेकिन पहले के कटोरा में पीछे से गोलाकार होता था रखने के लिए। अब तो अभी का कटोरा एकदम फ्लैट होता है, तो उसी तरह का जनरली स्तूप है ना। और चूंकि वैसा स्तूप है इसलिए बाएं दाएं और आगे पीछे कंस्ट्रक्शन का स्कोप है, तो इसीलिए रेलिंग्स वगैरह गेट वगैरह जो सांची का स्तूप है और पुष्य मित्र सुंग ने बनवाया और उन रेलिंग्स पर विभिन्न तरह के बौद्ध धर्म से संबंधित कथाओं के चित्र बनाए गए। जैसे सांची का जो स्तूप है उस पर अनाथ पिंडक के द्वारा जेतबंद खरीदे जाने के लिए गाड़ी बैल पर सोने के सिक्के लाद कर भेजा जा रहा है उसका चित्र है, जिसके कारण अनाथ पिंडक की कथा ऐतिहासिक रूप से फेमस हो गई है ना। During the early stages of Buddhism, Buddha is depicted symbolically through footprints। तो जो पहले भी बताया आपको प्रारंभ में या इस समय में मूर्ति पूजा नहीं है ना, भगवान बुद्ध को उनके प्रतीकों के द्वारा पूजा जाता था। फुटप्रिंट्स, स्तूप, लोटस थ्रोन एंड चक्र। This indicates either simple worship or paying respect or at times depicts historization of life events। यानी पैर के चिन्ह, स्तूप, कमल का थ्रोन और चक्र की ही पूजा होती थी। तो शुरुआत में यह पूजा या आराधना दिखाते कि कितनी सरल पद्धति थी है ना, और जनरली इससे उनके जीवन की घटनाओं को चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत करने का भी एक प्रयास है। Gradually narratives become a part of Buddhist tradition, thus events from the life of Buddha, the Jatak stories were depicted on the railings and torans of the stupa। तोरण द्वार आगे चलकर जातक कथा स्तूप परिक्रमा पथों के और तोरण द्वारों पर चित्रित किए गए है ना। मेनी सिनॉप्टिक नैरेटिव्स, कंटिन्यूअस नैरेटिव्स एंड एपिसोडिक नैरेटिव्स आर यूज्ड इन द पिक्टोरियल ट्रेडिशन, while events from the life of Buddha became an important theme in all Buddhist monuments, the Jatak stories also became equally important for the sculptural decorations. The main events associated with the Buddha's life, which were frequently depicted, were events related to birth, renunciation, enlightenment, Dhammacakra परिवर्तन and महापरिनिर्वाण। यानी जन्म, गृह त्याग, बुद्धत्व की प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, इनसे जुड़ी हुई घटनाएं ही भगवान बुद्ध के या इन चित्रों में प्रायः है। तो जन्म, गृह त्याग, ज्ञान, बुद्धत्व प्राप्ति, धम्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण से संबंधित घटनाओं का ही अक्सर चित्रण किया गया। और जिन जातक कथाओं से लिए गए कथाओं का चित्रण हुआ उसमें याद रखिएगा छदंत जातक, विदुर पंडित जातक, रूरू जातक, सीवी जातक, बेसांतर जातक और सम जातक है ना, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से मोक्ष कला के बारे में यहाँ जितना आप जाने हैं ये आपके किसी भी इम्तहान में पीटी में सभी के लिए इनफ है।
थोड़ा बहुत और भी जब हम लोग मेंस में पढ़ेंगे अलग से, तो हल्का फुल्का हम लोग इसका क्यों कोट आठ है, एक्यूमेडियन आज से तुलना, समानता और समानता, कुछ और बातें जानेंगे। अदरवाइज ये बहुत ही काफ़ी आपको इसमें नॉलेज था। इसको जो आदमी ठीक से कर लेगा उसको जीवन के किसी इम्तिहान में कोई परेशानी हो नहीं आए। ठीक है।